Honorable Prime Minister. आदरणीय सभापति जी, Silence, please. दोनों संयुक्त सदन को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। करीब 40 आदरणीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। श्रीमान गुलाम नबी आजाद जी, श्री नीरज शेखर जी, श्री ए नवनीत कृष्णन जी, श्री डेरेक जी, श्री डी राजा, श्री शरद यादव जी, श्री सीताराम जी, श्रीमान अहमद भाई और अभी श्रीमान आनंद शर्मा जी। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और भी जिन माननीय सदस्यों ने विषय रखा है उसके लिए भी मैं आभारी हूं। ज्यादातर जो चर्चा रही है वो डीमोनेटाइजेशन के आसपास रही है। इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे देश में ये बुराई आई है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसने हमारी अर्थव्यवस्था में, समाज व्यवस्था में जड़ें जमा दी है। इसको हम इनकार नहीं कर सकते और इसलिए भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, किसी राजनीतिक दल को परेशान करने के लिए लड़ाई नहीं है और ऐसा सोचने का कारण भी नहीं है। और इसलिए किसी ने इस विवाद को अपने साथ जोड़ने का कोई कारण नहीं बनता है। इस सदन में हम सबका दायित्व बनता है कि हमने इसके खिलाफ जो भी हम लोगों की संविधान की मर्यादाएं हैं और जो हमारी बुद्धि परमिट करती है हमने करना चाहिए। और ये भी सही है कि सारे पैरेलल इकोनॉमी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो गरीब का हुआ है। गरीब का हक छीन लिया जाता है और मध्यम वर्ग का शोषण होता है। अब ऐसा नहीं पहले कोई प्रयास नहीं हुए होंगे, पहले भी कुछ प्रयास हुए होंगे। अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। ये प्रयास भी अगर और अधिक प्रयासों की ओर ले जाता है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आखिर तक हम कब तक इन समस्याओं को लेकर के कारपेट के नीचे सब चीजें डाल करके अपना गुजारा करते रहेंगे। और इसलिए जहां तक एक विषय चर्चा में आता है कि जाली नोट की चर्चा, जो आंकड़े प्रचारित हैं वो आंकड़े वो हैं जो जाली नोट बैंक तक पहुंचे हैं, उसका हिसाब किताब है। ज्यादातर जाली नोट कभी बैंक के दरवाजे तक न जाए उस व्यवस्था से चलते हैं और आतंकवाद, नक्सलवाद, इसको बढ़ावा देने में इसका उपयोग भी होता है। कुछ लोग बड़े उछल करके कह रहे हैं कि आतंकवादियों के पास से 2000 की कुछ नोटें मिली थी। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में ये जब नोटबंदी के बाद का जो कालखंड था, बैंक लूटने का जो प्रयास हुआ और उसमें भी नई नोट लेकर के जाने का प्रयास हुआ, वो जम्मू कश्मीर में हुआ। क्योंकि जाली नोटों पर स्थिति बनने के बाद रोजमर्रा के कारोबार के लिए उनके सामने दिक्कत आई और जो नोट बैंक लूटने के कुछ ही दिनों के बाद जो टेररिस्ट मारे गए
उसमें वो नोट हाथ लग गई। तो इसका सीधा सीधा संबंध है, इसको हमने समझना चाहिए। और कोई कारण नहीं है कि हम ऐसे लोगों के पक्ष में अपना विचार क्यों रखें, कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ हमने एक स्वर से लड़ना ही पड़ेगा। ईमानदार व्यक्ति को ताकत तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि बेईमानों के प्रति कठोरता नहीं बरती जाएगी। और इसलिए इन कदमों का अल्टीमेट लाभ ईमानदार शक्तियों को बल मिलने वाला है, ऐसा हमारा स्पष्ट मत है। आदरणीय सभापति जी, बहुत वर्षों पहले एक वांचू कमेटी बनी थी और नोटबंदी के आर्थिक जरूरतों को संबंध में उन्होंने उस समय, श्रीमती इंदिरा जी जब थी तब अपना रिपोर्ट दिया था और यशवंतराव जी चौहान उससे सहमत भी थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन उस समय इंदिरा जी ने कहा कि अरे भाई, हमको तो राजनीति में है, चुनाव उनाव लड़ने रहते हैं। ये गोडबोले जी की किताब में है जी, गोडबोले जी के। आपको गोडबोले जी जो यशवंतराव चौहान के, बैठ जाइए। अच्छा होता, प्लीज सिट डाउन। एक मिनट, प्लीज सिट डाउन। एक मिनट, प्लीज सिट डाउन। अच्छा होता गोडबोले जी की इस किताब पर। भाई बैठ जाइए, सुन लीजिए पहले। एक मिनट आनंद जी, मेरा पूरा करने के बाद आप खड़े हो जाइए। आप बैठ जाइए सर, बैठ जाइए प्लीज। आप एक बात, भाई बैठ जाइए आप। प्लीज सिट डाउन, कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। आरोप नहीं है, प्लीज। गोडबोले जी की किताब जब छपी, अच्छा होता आपने इतनी जागरूकता दिखाई होती और उस किताब के खिलाफ आवाज उठाई होती। आप सोए थे क्या कर रहे थे आप? और इंदिरा जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाए और एक अफसर आरोप लगा दे और अभी तक आप सोए रहे। अरे आपकी जगह में मैं होता तो गोडबोले जी के खिलाफ केस कर देता। लेकिन आपने नहीं किया। आज जब गोडबोले जी की किताब की चर्चा हो रही है तो आपको जरा, लेकिन आज द स्पीच इज ऑन रिकॉर्ड। आज उसकी स्थिति थोड़ी और आगे बढ़ी है। भाई बैठ जाइए प्लीज। जब वांचू कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, जब वांचू कमेटी ने रिपोर्ट दिया था तब काला धन, नगद, वहीं तक समस्याएं सीमित थी। आज काला धन, आतंकवादी संगठन, जाली नोट का कारोबार, ड्रग्स का कारोबार, हवाला का कारोबार, ये जीवन के कई क्षेत्रों तक फैल चुका है, इसलिए उसकी व्यापकता बड़ी है। जिस समय 8 नवंबर को निर्णय किया तो जाली नोट का वापिस आने का सवाल ही नहीं उठता था। कोई छोटी बैंक होगी और अगर साधन नहीं होगे, अगर घुस गया होगा तो रिजर्व बैंक तलाश करेगी, लेकिन जाली नोट का तो उसी समय न्यूट्रलाइज हो गई और इसलिए उसके हिसाब अगर किसी के पास है तो आश्चर्य होता है कि वो कैसे है इनके पास हिसाब। जाली नोट तो उसी समय न्यूट्रलाइज हो जाती है। और सबसे बड़ा इसी का कारण हुआ है, और आपने एक टीवी खबर भी देखी होगी, दुश्मन देशों में जाली नोट का जो बहुत बड़ा कारोबार करने वाले को आत्महत्या करनी पड़ी थी। ये टीवी न्यूज पर बहुत बड़े दिन चला था। आप देखिए हमारे देश में 30-40 दिवस में 700 से ज्यादा
माओवादियों ने सरेंडर किया हो 30-40 दिन में, ये पहली बार हुआ। ये नवंबर दिसंबर के दरमियान 40 दिन में करीब 700 लोगों ने सरेंडर किया है और उसके बाद भी ये प्रक्रिया चल रही है। अगर माओवादी सरेंडर करें, उसका संतोषी सदन में किसी को न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। कैसे हो सकता है? और अगर नहीं हो रहा है तो फिर कुछ मतलब और है। उसी प्रकार से अब उसमें तो आप ज्यादा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये भी बात सही है कि देश के फॉर्मल व्यवस्था में धन होना बहुत जरूरी है। 1000 की नोट छपने के बाद सामान्य चलन में जाती ही नहीं थी। 500 की नोट बहुत कम जाती थी, 1000 की नोट बहुत कम जाती थी और बंडल के बंडल का कारोबार चलता रहता था। यह हकीकत है, इस हकीकत का हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब जब इतनी बड़ी करेंसी बैंकों के पास आई है तो स्वाभाविक है कि बैंकों की सामान्य व्यक्ति को पैसे देने की ताकत बढ़ेगी। ब्याज दर एक साथ सभी बैंकों ने ब्याज दर कम किया हो, वो पहली बार हमारे देश में हुआ था। और बैंक का लाभ सामान्य लोगों के लिए, यहां पर असंगठित कामगारों की बात हो रही है। सचमुच में आप लोगों से, खास करके सीताराम जी और उनकी पार्टी से तो ये अपेक्षा रहेगी कि असंगठित कामगारों को उनके वेतन के संबंध में सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये हकीकत है कि जितना कहा जाता है उतना दिया नहीं जाता। दिया जाता है उसमें भी बाहर एक आध आदमी खड़ा रहता है, वो कट लेता है। ये बीमारियां हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी बीमारियां से हम परिचित हैं। और इसलिए अगर ये व्यवस्था हम खड़ी करते हैं तो उस श्रमिकों का लाभ मिलेगा। समय रहते ईपीएफ के साथ भी जुड़ेंगे, ईएसआई स्कीम के साथ भी जुड़ेंगे। श्रमिकों को एक बहुत बड़ी सुरक्षा इसके कारण संभव बनने वाली है और उस दिशा में हमारा प्रयास है। असम के टी बागान का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। वहां की सरकार ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया। चाय बाग में काम करने वाले मजदूरों के लिए उन्होंने बैंक के खाते खुलवाए, करीब 60 लाख। मोबाइल ऐप पर उनसे कारोबार करना सिखाया। शुरू में यूनियन वालों ने मना किया, नहीं कैश पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बाकी चीजें जुड़ी हुई थी। इसके कारण इन चाय बागान के मजदूरों को पूरा वेतन मिलने लगा, कट गया और उस इलाके में उनका कारोबार सुरक्षित हुआ। एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूं कि इसको हमने उसी प्रकार से नोटबंदी के संबंध में कोई विदेशी अखबार को कोट करते हैं, कोई विदेशी अर्थशास्त्रियों को कोट करते हैं। एक ऐसा फलक है कि अगर आप 10 कोट करेंगे तो मैं 20 कर सकता हूं। आप अगर 10 महापुरुषों के कोट कर सकते हैं, 20 कर। ये इसलिए हो रहा है कि विश्व में इसका कोई पैरेलल ही नहीं है। दुनिया में कहीं इतना बड़ा और इतना व्यापक निर्णय कभी हुआ नहीं। और इसलिए दुनिया के अर्थशास्त्रियों के पास भी इसका लेखा जोखा करने का कोई मापदंड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दुनिया के अर्थशास्त्रियों के लिए, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के लिए ये बहुत बड़ा केस स्टडी बन सकता है। और भारत ने कितना बड़ा निर्णय किया है, इसका भी उसी प्रकार से जन सामान्य, देश की जनशक्ति क्या होती है। और इस सदन में बैठे हुए सभी महानुभावों से कहना चाहता हूं
कि इस नोटबंदी के बाद समाजशास्त्री जरूर अध्ययन करेंगे। पहली बार देश में हॉरिजॉन्टल डिवाइड उभर करके आया है। और जब मैं हॉरिजॉन्टल डिवाइड कहता हूं, जनता जनार्दन का मिजाज एक तरफ और नेताओं का मिजाज दूसरी तरफ। वे जनता से इतने कटे हुए हैं, वो जनता से इतने कटे हुए हैं। पहली बार हमें संतोष होना चाहिए। आमतौर पर सरकार जब कोई निर्णय करती है तो जनता और सरकार आमने सामने रहती है, बाय एंड लार्ज कोई भी सरकार हो। ये पहली ऐसी घटना है कि कुछ लोग तो उधर थे लेकिन सरकार और जनता साथ साथ थे। उसी प्रकार से इस बात का हम लोगों को गर्व होना चाहिए। हो सकता है आपकी कठिनाइयां कुछ होगी, लेकिन इस बात को हमने समझना होगा और विश्व के सामने हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस देश के 125 करोड़ लोग ऐसे हैं, वो अनपढ़ हो सकते हैं, शिक्षा शायद न भी मिली हो, जैसा आप वर्णन करते थे, जो रिपोर्ट कार्ड अभी दे रहे थे आप कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो सब होते हुए भी ये देश है जो अपनी भीतर की बुराइयों से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहा है, तड़प कर रहा है। ये कोई भी राजनेता हो, दल कोई भी हो, ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस देश में ऐसे जन हैं, ऐसे नागरिक हैं जो अपनी बुराइयों को खिलाफ लड़ने के लिए, कष्ट झेलने के लिए तैयार होते हैं, कठिनाई झेलने के लिए तैयार होते हैं और बुराइयों से निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। और इसलिए हमने भी इस बात को समझना होगा। ये क्या सर? हम ये भी जानते हैं। मेरा 1 मिनट सर, सॉरी, ऐसे चलते रहेंगे क्या? Should we accept it? I also have some experience. Yes, that's what I'm saying. Is the running commentary allowed in the house? Honorable Is the Prime running Minister commentary allowed in the house? Please. Is the running commentary allowed in the house? मर्यादा है, संस्कार होना चाहिए। Order, सभापति महोदय जी, please silence. आपकी अध्यक्षता के नीचे सब चल रहा है। हम तो पिछले सत्र में Silence, please. मनमोहन सिंह जी ने अपने विचार रखे थे। ये बात सही है कि अभी शायद एक किताब निकली है आपकी तरफ से, उसकी फॉरवर्ड डॉक्टर साहब ने लिखी है। मैं जब आपका रिपोर्ट देख रहा था, मुझे लगा शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो किताब में उनका योगदान होगा, लेकिन पता चला किताब किसी और ने लिखी, फॉरवर्ड उन्होंने लिखी है। तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा, उनके भाषण में भी ऐसा लगा कि शायद ये बात बड़ी समझने की है। पिछले करीब 30-35 साल से शर्मा जी बैठ जाइए। Please sit down. Please sit down. करीब Please sit down. 30-35 साल से Please, जो please. शब्द मैं बोला भी नहीं वो समझ Stop गए। interrupting, please. Please sit down. जो शब्द मैं बोला नहीं उसका अर्थ समझ गए, ये बड़ी गजब की बात है जी। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक आदरणीय व्यक्ति हैं।
और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो। और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। और इसलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। प्लीज प्लीज let's sit down, sit down. Please sit down. Please. Order in the house, please. Order in the house, please. Please sit down. Please sit down. Everyone, go back to your places. No, you can't do this. No. You can't do this. Sit down, everyone. Order, please. Please sit down. Please sit down. Everyone back to your places. Everyone back to your places. Go back to your place. आप बैठ जाइए। नहीं, विप्लव जी आप जाइए अपनी जगह पे वापस जाइए। Please go back. Please go back. Please go back. Please go back. Please. Please, I am appealing to the honorable members. Please sit down. Please. Please. This is not, you can't do this, please. Sit down, everybody sit down. Very beginning, Mr. Anand Sharma and some their friends are trying to disturb. ये सर नहीं चलेगा। आप अपनी बात कह करके और सुनना नहीं, आप सच्चाई सुनना पड़ेगा आपको। आप सच्चाई Please go back to your place. आप सच्चाई सुनना पड़ेगा। Please go back to your place. सच्चाई तो आपको Please go back to your सुननी place. पड़ेगी। Please go back to your आप place. बिना सुने भाग रहे हैं। I appeal to honorable members to sit down. बिना सच्चाई सुने भाग रहे हैं। सर, ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते और हमेशा सच्चाई सुन देख करके ये भागते हैं। Sit down, please. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. इतनी गंदी बातें कही गई हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। Please maintain the decorum of the house. डॉक्टर साहब ने क्या कहा नोटबंदी के बारे में? हम लोग चुप रहे। भाई आप लोग क्या कर रहे I हैं? request you to go through the records. The Prime Minister was called as Hitler. The Prime Minister was called as Mussolini. The Prime Minister was Which called as record are you referring to? Yes, it happened in the House. The same party. Appropriate the same people. action would have been taken. What are they trying to preach us? Please don't do Torture this. मत कीजिए। Don't do this. हमको सिखाइए मत। Let us concentrate and on outside the house. proceedings कितना now. अपमान किया प्रधानमंत्री Please, का। Venkaya ji, don't do this. I'm very sorry, sir. बैठ I am जाइए। very sorry, sir. The chair should keep the sentiments of all sides of the house. They have insulted the Prime Are you Minister. suggesting that it is not? Are you suggesting that? No, I never said it. You understand our pain. I understand everybody's The sentiment. Prime Minister who has been elected Will with you a please sit something down, majority of the house, the Venkaya ji? entire world. Venkaya is opposition ji, to the Prime Minister. please. And these people call Prime Minister by Please name. sit down. They are Please sit divided. down. They are divided. They are Everybody confused. sit down. Everybody sit down. No, go back to your place. Just go back to your place. Everybody sit down. Please. That's enough.
Please sit down, everyone. Please, everyone sit down. Honorable Prime Minister, please. आदरणीय सभापति जी, इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी, और हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं जी, और संविधान की मर्यादाओं में रह करके करते हैं। लोकतंत्र का आदर करते हुए करने वाले लोग हैं, लेकिन किसी भी रूप में पराजय स्वीकार ही नहीं करना, ये कब तक चलेगा? आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि सामान्य जन को आंदोलित करने के बहुत प्रयास हुए थे, और आज हम देखते हैं देश में कहीं एक छोटा अकस्मात भी हो जाए तो भी 2-4 गाड़ियां जला दी जाती है, कहीं बस भी लेट आ जाए तो भी 1-2 बस जला दी जाती है। ये बाय एंड लार्ज क्या प्रभाव होंगे वो तो विश्लेषण का विषय है, लेकिन ये दृश्य रोजमर्रा की घटनाएं हैं। लेकिन हमारे भीतर की बुराइयों से लड़ने के लिए देश का मन इतना प्रतिबद्ध है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी ऐसी कोई घटना उन्होंने होने नहीं दी, और पूरे विश्व के सामने भारत के लोगों के इस सामर्थ्य को हमने गर्व के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, हमें इसकी बात करनी चाहिए, और तभी जाकर के मैं समझता हूं कि इस बात को दुनिया समझ पाएगी कि हम किस प्रकार के सोचते हैं। मैं आज एक और बात भी उल्लेख करना चाहता हूं। ये मसला ऐसा था, हम और सीताराम जी की विचारधारा अलग है, तो विचारों की प्रस्तुति अलग हो, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ये एक ऐसा विषय था, जब मैं सोच रहा था तो मुझे पूरी कल्पना थी कि सीताराम जी और उनका दल हमारे साथ रहेगा, इस काम में हमारे साथ रहेगा। और उसका कारण था, कारण ये था, आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान ज्योतिर्मय बसु 1972 में उन्होंने वांचू कमेटी का रिपोर्ट हाउस में रखने के लिए बड़ी मांग की, और बहुत बड़ा उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सरकार मानती नहीं थी, उसको प्रस्तुत नहीं कर रही थी। आखिरकार वो एक कॉपी ले आए, उन्होंने खुद ने टेबल पे रखी, उन्होंने खुद ही ज्योतिर्मय बसु जी ने उस रिपोर्ट को टेबल पे रखा, प्राइवेट मेंबर कराते हैं। और उनका जो भाषण हुआ था उस दिन, वो आज भी बहुत प्रस्तुत है। उन्होंने कहा था 26 अगस्त 1972, सर 12 नवंबर 1970 को इस शक्तिशाली और प्रतिष्ठित कमेटी की प्राथमिक सिफारों में से एक था विमुद्रीकरण। सर, श्रीमती इंदिरा गांधी काले धन के दम पर ही बची हुई है, उनकी राजनीति काले धन से ही जीवित है। इसलिए न सिर्फ इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, बल्कि 1.5 साल तक दबाए भी रखा गया। ये ज्योतिर्मय बसु जी ने 26 अगस्त को 1972 को कहा था। दोबारा